तो डियर लास्ट टर्न पर मैंने आपको डीएनएफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में जो डीएनएफ ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में हमारे पास 4 सीरीज होती हैं, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक्टिनाइड लैंथेनाइड्स, ये सब हमने पढ़ा था। कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 3D 4D 5D 4D 5D 6D, ऐसे करके जो हमने सीरीज करी थी वो सब क्या होती हैं, ये सब हमने वहां पे पढ़ा था। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं डीएनएफ ब्लॉक के अंदर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बस नोट करते हुए। तो जरा नोट करिएगा कुछ पॉइंट्स डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर लास्ट आपने लेक्चर देखा है इसका, जो फर्स्ट लेक्चर था डीएनएफ ब्लॉक का, तो मैंने इस तरह से पूरे पैटर्न वाइज बनाया था डीएनएफ ब्लॉक का पैटर्न। ये इधर वाला, ये हमारा डी ब्लॉक पूरा, और ये पूरा हमारे पास एफ ब्लॉक। क्योंकि डी ब्लॉक में 57 एटॉमिक नंबर के बाद 58 से लेकर 71 तक ये फर्स्ट सीरीज होती है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये 58 से 71 क्योंकि यहाँ सीटेड है, इसलिए ये ट्रांजिशन जिन्हें हम डी ब्लॉक कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसी के अंदर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वी हैव अ रीजन कि हम इसे ऐसे क्यों बोलते हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट, अगर आपको पता हो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के यहाँ पर हैं, और यहाँ एफ ब्लॉक में सिर्फ ग्रुप 3 होता है, तो ये हमारे पास डीएनएफ ब्लॉक के पार्ट्स है। तो मूविंग ऑन टू फर्दर पॉइंट, कि जो डी ब्लॉक में है वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स हैं, और जो एफ ब्लॉक है उसके सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही ग्रुप नंबर दिया गया है, दैट इज ग्रुप नंबर 3। तो ये पॉइंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बस रिवाइज करा रही हूँ कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट हो, मतलब उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट शेल में ना जाकर पेनल्टीमेट शेल के टी सब शेल के अंदर जाता है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल के अंदर जाता है। अगर इसको रिवाइज करें तो आपको पता है, अगर ये हमारे पास वैलेंस शेल है,
तो उससे एक जस्ट पहले वाला शेल होता है पेनल्टीमेट, और उसका एक और अंदर वाला शेल होता है एंटी पेनल्टी। और हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं एसपीडीएफ। तो पेनल्टीमेट शेल के जब डी सब शेल के अंदर जाता है तब हम उस एलिमेंट को ग्रेड करते हैं एज डी ब्लॉक एलिमेंट। और एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल के अंदर जब वो जाता है उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हम वैलेंस शेल को एन कह रहे हैं तो पेनल्टीमेट शेल को n-1 कहेंगे और एंटी पेनल्टीमेट को n-2 कहेंगे। तो इसका मतलब हम कहते हैं ऐसे कि डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी एंट्री होती है इन n-1, यानी पेनल्टीमेट शेल मतलब n-1 के डी सब शेल के अंदर, तो n-1 डी लिख देते हैं। और जो एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल जिसे हम n-2 लिखते हैं। तो n-2 के कौन सा सब शेल? एफ, क्योंकि एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ होता है, ये एफ के अंदर जाता है। रिमेंबर बेटा, हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा डी ब्लॉक के अंदर यानी डी सब शेल, एफ ब्लॉक के अंदर यानी एफ सब शेल। नेक्स्ट बेटा, लास्ट लेक्चर जरूर वो कर लेना, उसमें मैंने सीरीज के एलिमेंट्स के नाम याद कराए हैं। जैसे अब मैं लिख रही हूं टी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज, और एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज। इन डी ब्लॉक each of series consists of 10 elements, और in F block each of the series consists of 14 elements. General configuration of D block: n-1 D 1 to 10 ns 0 to 2। बल्कि एक मिनट रुको बेटा, आप शुरू से लिखो, ये मैंने छोटी लिख दी, आप पूरा लिख लो कहीं इन केस वो, क्योंकि एग्जाम में पूरा ही मांगा जाता है। n-1 S2, n-1 P6, n-1 D 1 to 10 ns 1, 0 से 2 भी लिख सकते हैं, या इसे कई बार कुछ ऐसे लिख देते हैं ns 1 और 2। ये आप चेक करेंगे आपके टीचर ने इतना लिखवाया है n-1 D से लेकर यहां तक का, या पूरा लिखवाया है। वो जितना अलाउ करें उतना लिख देना, यानी जितना तुम्हारी बुक में मेंशन हो उतना बड़ा मेंशन कर दें। यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ 0 से 2 कुछ बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन आई वुड प्रेफर 1 to 2। अगर आपकी बुक में आप कर देना, लेकिन आई वुड प्रेफर 1 to 2।
एफ ब्लॉक का बेटा एफ ब्लॉक के अंदर करेंगे, क्योंकि वहां पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को हम लोग लेकर चलते हैं इसलिए। फिर हाँ, यहाँ सीरीज के नाम लिख देना बेटा, 3D, 4D, 5B और 6D। 4F सीरीज और एक लिखो 5F सीरीज। यहाँ 'D block, do remember it starts from fourth period बच्चे। और F block 6th पीरियड। यानी एफ ब्लॉक दो पीरियड्स में है बेटा, 6th एंड 7th पीरियड। एफ ब्लॉक में तो इससे ज्यादा सीरीज ही नहीं है ना। और बताओ डी ब्लॉक कौन कौन से पीरियड्स में हो गया? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। अब देखो सीरीज को डायरेक्टली याद करो, 4th पीरियड का एक कम कर दो तो हो गया 3D सीरीज। 5 पीरियड का एक कम कर दो, 4D सीरीज। 6 पीरियड का एक कम कर दो, 5D सीरीज। 7 में से एक कम कर दो, 6D सीरीज। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D में आता है, यानी वैलेंस शेल होता है ये पीरियड नंबर। पीरियड नंबर होता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पिनल्टीमेट। पिनल्टीमेट शेल कौन सा है कि 4 में से 1 माइनस करो, तो दैट इज पिनल्टीमेट शेल 3। तो 3D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, 4D में 4D सीरीज में जाता है। जहां जिस सीरीज में जिस डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सीरीज का नाम उसके ऊपर रख दिया। ठीक है। प्लीज लास्ट वाला जरूर देख लेना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, प्लीज लास्ट वाला लेक्चर जो है वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें और क्लियर हो जाएगा। मतलब आज तो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, वहां मैंने बहुत इलेबरेट करके समझाया है। आज ही देख लीजिएगा, इस चैप्टर में मेरे साथ साथ चलिएगा। बेटा चाहें तो लिख लें, चलिए जिनका मन है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम एफ ब्लॉक की ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, चाहे वहां पे मैं और अच्छी तरह से करा दूंगी। लिख लो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। N-2 F 0 to 14, N-1 D 0 to 1 NS2। थोड़ा सा जरूर मैच करना। जब हम जीरो इंक्लूड करते हैं तो हम एक्सेप्शनल केसेस को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। कई बार कुछ टीचर्स नहीं मानते कि हम एक्सप्रेशन नहीं करना चाहते, हम सीधा सीधा रखना चाहते हैं, तो यू फॉलो द बुक ना। आपकी बुक में अगर मैम ने जो मेंशन करा है उसको फॉलो कर लो, गलत कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है। अच्छा, एफ ब्लॉक में क्योंकि हमने कहा है दो सीरीज है, 4F और 5F, तो आई होप यू रिमेम्बर 4F सीरीज में एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के एलिमेंट्स हैं। और 5F सीरीज में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103। वंडरफुल, 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स है, और मैंने लास्ट लेक्चर में सब सिखाया है बेटा, ये सब कुछ। और ये 4F वाला जो है ये 6 पीरियड को बिलोंग करता है।
और ये 7th पीरियड को बिलोंग करता है, 5F सीरीज। So now let us get started with only and only that we talk about D block। अब हेडिंग डालिएगा, पहले डी ब्लॉक खत्म करेंगे। तो डी ब्लॉक को क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है डियर, तो लिखिएगा यहाँ पर as D block is present between S and P block, so the elements of this block have general characteristics, properties, intermediate between S and P block। ये कहना चाह रहे हैं डियर, कैसे कि आपने अभी चार्टिंग में देखा जब मैं बना रही थी, तो ये डी ब्लॉक इधर बीच में है। किसके बीच में है? ये है एस, ये है पी। ये एस ब्लॉक, ये पी। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी एस और पी के इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ही दिखा रही हैं। सेकेंड पॉइंट, नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें हम कहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी दो बीच की दिखा रहे हैं, मतलब एस और पी के बीच की इंटरमीडिएट दिखाते हैं। तो एक बदलाव वाली स्टेट होती है। ट्रांजिशन मतलब होता है बेटा एक बदलाव की स्टेट। कहते नहीं ट्रांजिशन हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है। ट्रांजिशन वर्ड दैट सिंपली मीन्स बदलाव। तो ये एक बदलाव की स्टेज दिखाता है एस से पी की तरफ, जब एलिमेंट्स को हम पीरियड वाइज स्टडी करते हैं। तो लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और डेफिनेशन है जिसे हम लोग अब डिफाइन करेंगे। जरा लिखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफाइंड as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any of its oxidation state। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू बेटा स्कैंडम, जरा मैं इस लैंग्वेज को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। 21 नंबर है, जरा जल्दी से 21 नंबर की एटॉमिक नंबर के हिसाब से
ऑफ वर्क कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। रिमेंबर माय डियर, 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डी के अंदर, तो 3d1। तो इन्होंने क्या कहा, स्कैंडिनम को आप ट्रांजिशन एलिमेंट तब कहिएगा जब उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। डी के अंदर कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की आने की है? डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। डी फॉर 10, 10 ऐसे हिंदी में याद कर लेते हैं ना, 10। कितने आए हुए? 1। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है बच्चे, तो यस ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्लेयर हो गया, ठीक है। सिर्फ इसकी नहीं, जैसे मैं और की भी बात करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर। अगर आपको याद है, इसकी फर्स्ट सीरीज मैंने याद करा रखी है, स्टार, टीवी, केबल में, फीको, नीकू, जिंक। दिस इज 29 बेटा। 29 वाले की करे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तक 20 आ जाते हैं। पहले एक में गलत कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, रुक जाओ अभी। और फिर हम लिखते थे यहाँ पे 9, है ना, 29 हो गए। लेकिन हमें पता है ना एक्सेप्शनल केस था ये, तो क्या हो जाता था? 4s1, बोलो बच्चों, 4s1 3d10। तो इन्होंने तो कहा है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल को ट्रांजिशन कहो, ये तो फुली फिल्ड है। तो कॉपर का, अभी हम कॉपर को इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कैसे डिक्लेयर करें? आगे की भाषा पढ़ो। इन एनी ऑफ इस ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर उसकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख जाएगी तो कॉपर को हम ट्रांजिशन कह देंगे। यानी अभी तो कॉपर को नहीं कह सकते ट्रांजिशन, क्योंकि डी 10 है। तो अब हम कॉपर आयन बनाते हैं। आपको पता है कॉपर आयन दो फॉर्म में होता है, Cu प्लस और Cu2 प्लस। क्यू प्लस क्यूप्रिक, बताइए। 2 प्लस और प्लस एक दो होते हैं ना, तो प्लस वाली करते हैं। अगर प्लस किया तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में से गया, तो कॉन्फ़िगरेशन बैठी, क्योंकि हाईएस्ट नंबर वाले से बेटा जाता है इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमेंबर 11 स्टैंडर्ड बेसिक्स। सो नाउ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब बताइए इलेक्ट्रॉन 4s में से गया ना, अब भी d10 आ रही है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो अब भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो Cu2 प्लस बनाओ, बनाओ Cu2 प्लस, बताओ कितना आ रहा है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से जाएगा 1 से, एक 3d से, तो 3d9 आएगा। हो गया ना इनकम्प्लीटली फिल्ड। इस वजह से Cu2 प्लस आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर नहीं होता बेटा, एक भी आयन ऐसा नहीं बन पाता जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम उसे ट्रांजिशन नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो थर्ड पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखना, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी placed in group 12 of D block have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state. Hence, these are not regarded as transition
metals, but being the end members of their transition series इनकी क्योंकि केमिस्ट्री मैच कर जाती है बेटा, देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड along with the chemistry of transition metals. जरा मैं समझाऊं बेटा इस पॉइंट को, जरा जिंक को देख लेते हैं, बाकी दोनों अपने आप समझ में आ जाते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, जरा इसकी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जिंक with 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। भाई 20 यहाँ आ गए, 10 यहाँ आ गए। आप चाहे तो 3d10 पहले लिख सकते हैं, 4s2 बाद में। एक बार लिखने के बाद इन्हें करेक्ट करके ढंग से लिख लो। ऐसी पहले वालों में भी कर सकते थे कि हाईएस्ट नंबर को बिल्कुल लास्ट में रखो। अच्छा, अगर मैं कहूं Zn2+ भी बना के देखो, क्योंकि जिंक ने 3d10 दिखाई है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, d10 जहां पे होगी वो ट्रांजिशन नहीं होगा। तो जिंक में तो एक ही आयन पॉसिबल है, Zn2+। तो 2+ मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकल गए तो भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 कॉन्फ़िगरेशन तक बैटरी, d10 तक ही बैटरी है। 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद भी कहीं पर भी d10 कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पे करी थी वो कम नहीं होती हुई दिख रही, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। मगर इनकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मैच करती है बाकी सबसे, तो इसलिए एंड ऑफ द सीरीज में इन्हें स्टडी कर लिया जाता है, but they are not considered as transition elements. Got it भैया? समझ में आ गई बात? तो this is something very important point, इसलिए ये आता है, इससे मैंने कराया आपको, लिख लीजिए आप इसे। So now the question rises, if they ask you why is silver considered as a transition element, why is particular like cadmium, mercury are not considered as transition element, तो डेफिनेशन पे स्टिक रहना और इसी चीज को लेकर ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाकर साबित करना कि क्योंकि उस एलिमेंट के कोई ना कोई आयन फॉर्म में जरूर इनकम्प्लीट डी कॉन्फ़िगरेशन पाई गई, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, या तो उसके एटॉमिक फॉर्म में मिल जाए जब वो आयन नहीं है, या उसके किसी आयन फॉर्म में मिल जाए इनकम्प्लीट डी कॉन्फ़िगरेशन, तो वो ट्रांजिशन है। अगर दोनों में से किसी फॉर्म में भी D10 कॉन्फ़िगरेशन बैठी हुई मिली है या कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन नहीं है। क्लियर बच्चे? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? तो नाउ नेक्स्ट इज डन एवरीवन। नाउ द फोर्थ पॉइंट देयर लिखिए जरा। या अब लिखिए बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियाई।
पहले पहले मैं लिखवा देती हूँ बेटा, लिखिए जरा। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऐसे कर लीजिए, इस पे अब फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। The atomic radii of elements in transition series decrease with increase in atomic number as expected due to the increase in nuclear charge. However, the decrease in size is very small. Once बेटा ये वही जनरल बात है जो आप किसी भी पीरियड में बनते हैं। जैसे आपको पता है, सपोज ये एक पीरियड में एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, आपको पता है अक्रॉस, मतलब एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? आप बताओ इन जनरल आप क्या ऑब्जर्व करते हो? न्यूक्लियर शेल्स का नंबर तो सेम रहता है, क्योंकि पीरियड नंबर का मतलब, जैसे पीरियड नंबर मान लो फोर्थ है, तो इसका मतलब 4 शेल्स होंगी। पीरियड नंबर ना मतलब 5 है, तो मतलब 5 शेल्स होंगी। तो हर एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, तो साइज शेल से तो डिसाइड होगा नहीं, तो डिसाइड होता है न्यूक्लियर चार्ज से। अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव हमें क्या दिखता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज हो रहा है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है लास्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की और उसको अपनी तरफ खींचने की, जिसकी वजह से साइज क्या दिखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखते हैं, छोटे होते हुए दिखते हैं। तो दैट्स द जनरल पॉइंट। वही बात इन्होंने लिखी है कि एटॉमिक रेडिया पे एलिमेंट्स ट्रांजिशन सीरीज में डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। लेकिन ये जो घटना है साइज का, अगर आपस में इन्हें कंपेयर किया जाए तो बहुत मैसिव डिक्रीज नहीं है। कि जैसे आप मानो, सपोज ऐसी एक एग्जांपल दे रही हूँ, 100 एक का साइज है तो दूसरे का साइज आप कहोगे मैम 10 हो गया। नहीं, इतना ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर किसी का 100 है तो दूसरे का मिल गया आपको 99.5, फिर मिल गया 99.4, 99, फिर 98, ऐसे मतलब बहुत करीब करीब का डिस्टेंस का। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, ये नंबर नहीं होता, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब इतना कम गैप का डिक्रीज होता हुआ दिखता है। गॉट इट डियर? समझ में आई मेरी ये बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पे, पहले इसी में लिखिएगा। तो ये पूछ सकते हैं ये डिक्रीज जो है ये इतना स्मॉल क्यों है, तो हम इसी का लिख रहे हैं, इसका आंसर जरा लिखिएगा इसमें। इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स added in the n-1 d subshell screen ns electrons from the nucleus. The effective nuclear charge thus
increases only slightly. Hence, the atomic radii decreases slightly. समझाऊं? देखो, सबसे आखिर वाला शेल जो है उसका ns ऑर्बिटल ये बनाया, ns, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो अंदर वाला शेल है इसे हम बोलते हैं n-1d। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका यहां आके बैठता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो d ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, ये ns इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे धक्का मारते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की ताकत है उस लास्ट मतलब जो एनएस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, नॉट द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो एनएस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है, वो ताकत रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहां अंदर वाले n-1d एनएस को क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ। अल्टीमेटली उस लास्ट शेल को होल्ड करने की, या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उन्हें होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए बहुत स्लाइट डिक्रीज दिखता है न्यूक्लियर स्लाइट डिक्रीज दिखता है साइजेस का। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? बहुत ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी फोर्स भी है जो बहुत रिपल्सिवली एक्ट कर रही है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं। क्या होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट? अंदर की चीज, जैसे आपको बर्बाद करने वाला अंदर ही बैठा है करके, ये मान लो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्क्रीन इफेक्ट। तो स्क्रीन इफेक्ट का मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। रिपल्शन हो तो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो खुद भी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस की जो ताकत है अट्रैक्शन वाली, वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अंदर से ही धक्का कोई मार रहा है। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है, तो n-1d जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ns इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्ट कम हो जाता है, साइज कम कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डन। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स towards the end of the series increase with increase in atomic number। जैसे स्टार टीवी केबल में पीको नीकू जिंक, यूं जरा ना बनो मोह, तेरा रूठ रात कर पढ़ना अजीब लगता है कह दिया, ला हफ्ता वरना रे उसे इरिटेट करके पीटूंगा और हंसाऊंगा। मैंने सब लर्न कराया है फर्स्ट लेक्चर में बच्चे, ठीक है, सब कुछ हमने लर्न किया है। ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां तक तो बात बन गई, यहां तक ये बात बन रही है इस सीरीज में। लेकिन डी ब्लॉक के जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, इनमें देखा गया है कि एटॉमिक रेडियाई एंड ऑफ द सीरीज थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होते 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 लास्ट में थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। ये क्यों बढ़ गया, दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में तो आया क्वेश्चन? तो ऐसे अगर पूछे तो इसमें लिखिए, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड
फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैं बता दूं, कम ऑन टेल मी विच वर द थ्री एलिमेंट्स विच वर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये वही है। इनके में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है? D10। कौन सी? D10। तो D10 बेटा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए मिल रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, इसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट ना दिखता हुआ थोड़ा सा एक्सपेंडेड दिखता है। समझ में आ गई बात? रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरी बात लिखो। इन जिंक, कैडमियम, मर्करी, the electron repulsions being greater than attractive forces due to increased nuclear charge, there is increase in size। इसलिए जिंक, कैडमियम, मर्करी का लास्ट सीरीज में आते आते साइज बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो एंड ऑफ द सीरीज की बात हो रही है बेटा, एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। देखो, मैं सिर्फ एक पिक्चर दिखा रही हूँ कैसे कैसे दिखता है। जैसे स्कैंडिनम का मैं यहाँ पे साइजेस लिख रही हूँ बेटा, ऑल ऑफ देम आर इन पिकोमीटर्स। देखो, 164 पिकोमीटर, टाइटेनियम इज 147 पिकोमीटर, वैनेडियम इज 134, 127, मैग्नीज इज 126। देखो अब जरा ध्यान से देखो, 125 आयन, 124, 124 टिल निकल, कॉपर आ गया 124 अगेन, और जिंक आ गया देखो एकदम से 138। अब देखो जो बात समझ में आ रही है। पहले तो एक बात याद रखना, हम जो भी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी देख लेना, लगातार इंक्रीज लगातार डिक्रीज ऐसा हुआ नहीं दिखेगा। हुआ क्या करेगा? कोई भी प्रॉपर्टी मान लो शुरू में डिक्रीज हो रही है, मिड में आके रुक जाएगी, फिर वो इंक्रीज होता हुआ दिखाएगी, एंड में आते आते हो सकता है कुछ और ही बिहेवियर दिखाए। डी ब्लॉक के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे हम एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे हैं या कोई भी पढ़ेंगे, वो लगातार एक ट्रेंड नहीं दिखाएगी, ना लगातार इंक्रीज होगा ना लगातार डिक्रीज होगा। कोई चीज बढ़ती होगी तो बीच में रुककर फिर घटने लगेगी, या कोई चीज घट रही होगी तो बीच में रुककर बाद में वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई भी ट्रेंड आपको रेगुलर नहीं मिलने का, डी ब्लॉक की यही खासियत है। जैसे एस ब्लॉक के अंदर था, पी ब्लॉक के अंदर था, वहां लगातार कुछ इंक्रीज हो रहा है तो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो हो रहा है, एक्सेप्शन अपार्ट। लेकिन यहाँ क्या है? एक्सेप्शन ही एक्चुअली यहाँ का मेन ट्रेंड है। इज दैट क्लियर? कोई भी प्रॉपर्टी लगातार इंक्रीज डिक्रीज रेगुलर ट्रेंड में दिखती हुई, बढ़ती हुई, घटती हुई नहीं दिखेगी। ओके, अब जरा नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट लिखो।
बेटा आई एम फ्रेमिंग अ क्वेश्चन इन द फॉर्म, क्योंकि ये पॉइंट कवर हो जाए आप लोगों का। लिखिए, इन द मिडल ऑफ द सीरीज there is no change in size or same sizes are also seen. तो जरा ये लिखिए, 3D1 4s2, 3D2 4s2 फॉर टाइटेनियम। वैनेडियम लिखिए 3D3 4s2, क्रोमियम 3D5 4s1, मैग्नीज 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, and now 3D10 4s2। पहले आप एक बात देखो बेटा, डी के अंदर 5 बॉक्सेस होते हैं। ये 3D1 है, टाइटेनियम में 3D2, इसमें 3D3, क्रोमियम में 3D4, मैग्नीज में 3D5, आयरन में 3D6। यानी मैग्नीज तक कह सकते हैं अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आयन से क्या होने शुरू हो गया, पेयरिंग शुरू हो गई। तो कहना है से पेयरिंग स्टार्ट्स। ठीक है, और उसके बाद फिर 3D7, फिर अगेन पेयरिंग, 3D8 अगेन पेयरिंग, 3D10, 9 10 अगेन पेयरिंग, और पेयरिंग पेयरिंग होती जा रही है। बोलो, समझ में आई ये वाली बात? समझ में आई आप लोग को ये वाली बात? ठीक है, तो जब आप लोग के पास पता है से 3D5 कॉन्फ़िगरेशन जो मैग्नीज तक देखी गई है, D5 तक, जब अनपेयर्ड होता है, जब कोई बेटा खुला होता है ना, जो किसी के साथ जोड़ा बनाकर नहीं बैठा होता, तो उनके बीच में रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। जैसी पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, रिपल्सिव एनर्जी कम हो जाती है। पेयरिंग मतलब एक जिम्मेदारी, पेयरिंग मतलब एक तरह से मानो एक जिम्मेदारी जब आ गई, जब जिम्मेदारी आती है तो इंसान अपना वो बैचलर लाइफ, अपनी वो जो अकेले आइसोलेटेड लाइफ जीता है, वो हटाकर एक जिम्मेदार इंसान की तरह जीने लग जाता है। तो उसकी बेकार की हरकतें कम पड़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ध्यान रखना। तो अब जरा यहाँ पे बात देखो, जब तक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो रहे थे तब तक रिपल्शन ज्यादा थे। जैसी डबलिंग शुरू हो गई तो उसमें वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इज दैट क्लियर? तो अब इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं, जरा लिखिएगा इधर। जैसे कि आपने साइज यहाँ पे देखो, देखो 164 के बाद 147, फिर 134, फिर 127, फिर 126, साइज क्या होता जा रहा है, लगातार तुम्हें कम होता हुआ दिख रहा है। आप कहोगे मैम हमें तो आयन में भी कम दिख रहा है, लेकिन बेटा 126 के बाद 125, फिर देखो सेम हो गया, 124 124 124। ये एबनॉर्मल सा नहीं दिख रहा मैम? लगातार तो डिक्रीज नहीं हुआ, 125 124 124 124, और फिर कितना, 138। तो एकदम से इंक्रीज दिखाता है, क्योंकि यार रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज कमजोर पड़ गया। खैर, तो फिलहाल अब जो बात कर रहे हैं जरा उस चीज को देखते हैं। जरा लिखिए इसको, the electron repulsions are not significant as there is no pairing of electrons in d subshells। अप टू क्रोमियम लिख लेना बेटा, ये बात हम कहां तक लागू कर रहे हैं, अप टू क्रोमियम 3D5 4s1 तक।
बट यानी however from iron जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2 onwards, pairing starts in d orbitals, which results into electron repulsions. This leads to increase in size. डन। अच्छा ये बताओ, साइज घटाने का कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? साइज कम होने का कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और साइज बढ़ाने का कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? रिपल्शन। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर ले तो साइज सेम रहेगा। ऐसा कहाँ हुआ होगा? अकल लगाओ। कोबाल्ट निकेल कॉपर के अंदर ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, इससे इनके अंदर चेंज देखने को नहीं मिला। आर यू गेटिंग मी? मैंने जो आपसे शुरू में कहा, कोई भी प्रॉपर्टी लगातार इंक्रीज या डिक्रीज होती हुई नहीं दिखेगी। हर प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि मैम ये ट्रेंड से हटकर दिखा रहा है, मिडिल तक आते आते कुछ और हो रहा है, मिडिल के बाद कुछ और हो रहा है, तो हमें ऐसे पढ़ना होगा डी ब्लॉक। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो जब तक वो इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे थे, जब तक अनपेयर्ड, मैंने कहा ना आवारा से घूमते रहते हैं तो कुछ नहीं आता, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो शेप मिलती है। तो जब डबलिंग शुरू हुई, जब पेयरिंग शुरू हुई, तब क्या हुआ, हमें ये रिजल्ट जानना है इसके अंदर। गॉट इट देयर? तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसी के अंदर लिखिएगा, when the increase of nuclear charge and electron repulsions balance each other, then there is no change in size। जैसे कि आप मैग्नीज से अराउंड आयरन ले लो, इधर देखते हैं, सॉरी, मैग्नीज से आयरन, भाई 126 125 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बेटा। कभी आप मानने लगो, हो सकता है ये हो 125.8, जिसे राउंड अप करके 126 लिख दिया गया हो, ठीक है, ये 125। ऐसी इन सब के अंदर कोबाल्ट निकल कॉपर के अंदर, इससे सबका रीजन यही वाला रहे। मैंने मैग्नीज और आयरन का लिखा है, आप आगे वालों का भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। अभी दिस टॉपिक स्टिल गोइंग ऑन बेटा, इसके अंदर अभी और एक फैक्टर है जो हमें करना है, जो मेन है। पहले अभी तक हमने क्या सीखा? डी एंड एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन, और एक मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है एटॉमिक रेडियाई के बारे में, जो हम कल कंटिन्यू करें। इज दैट क्लियर डियर? कल मुझे इसके आपको फोर्थ पॉइंट से पढ़ाना है, ओके, और वो पॉइंट आएगा एग्जाम में, ठीक है, उसमें होगा लैंथेनाइड और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फाइन, तो कल करेंगे उसे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल विल फॉलो टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ। एंड अपकमिंग सैटरडे प्लीज डू बी प्रिपेयर्ड बेटा। इस सैटरडे से अब टेस्ट देना शुरू कीजिए, प्लीज टेस्ट देना मिस मत करो, नहीं तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, नहीं आया अच्छी बात है, आगे देख लीजिएगा। और जो बिल्कुल टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत बुरे फंसोगे बेटा, बहुत बुरी तरह से, ठीक है। कहीं के नहीं रहने के, सब सब साफ साफ बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब ना मेरे साथ चले, ना स्कूल के साथ चले, और बोर्ड तुम्हें साथ लेके चलेगा नहीं, तो सोच लो क्या करना है फिर। ओके, एक टीचर को फॉलो कर लो, ठीक है, जो एक्सपीरियंस, जो जिसे पता हो। मुझे ही कर लो, मान जाओ मेरे सब्जेक्ट में, बाकी सब में तो आप समझदार हैं। फाइन।
बट मेरे हिसाब से चलो, और मैं आपको बता रही हूँ, आई विल नॉट मूव अ सिंगल वर्ड अहेड इन September. I'll give you the time to cover up your remainings, the things that you have not completed yet, or whatever the things are there. ठीक है, नहीं पढ़ाने की मैं सितंबर में, बट बाय अगस्त मेरे 4 ही चैप्टर रहते हैं बेटा। मेरे चैप्टर कितने रहते हैं, मैं चीटी की चाल से भी चलूं तो मैं बड़े आराम से एक एक महीने में एक चैप्टर भी कराऊं तो भी करा दूंगी कुछ। लेकिन बात ये नहीं है, हमें कोर्स खत्म नहीं, कोर्स खत्म करने से कभी कोई टॉपर नहीं बनता। एक चैप्टर को 10 बार कर लो, वो बेहतर है ना कि 10 चैप्टर को एक बार करना। समझ रहे हो? तुम देख लेना मेरी ये वाली बात, ये बात मायने रखती है। इन माई MSc एग्जाम्स आई एम्प्लॉयड इट, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, मेरे से ज्यादा किसी के मार्क्स नहीं। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स आते थे, तो सबको पता है टफेस्ट सब्जेक्ट है। मतलब 50s में तो 40s की लाइन में आना बहुत बड़ी बात होती थी। तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर था, आई स्कोर्ड 42 इन इट। और उसका मैं एक ही रीजन बताऊंगी, मैंने सारे यूनिट्स कवर नहीं करे थे क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट करके गई थी, बट करा ऐसा था उस 70 में से कुछ भी आ जाए, और उससे होता है। ठीक है, जब कुछ ना हो हाथ में तो बुद्धि यूज करो, क्या करके जाया जा सकता है, रोने मत लग जाया करो, उस वक्त करो। ठीक है, और ये समय, इस वक्त का जो समय है वो अपने आप को बैलेंस करने का है, कर लीजिए, बन जाए, अब भी बहुत कुछ संभल जाएगा। एंड आई टेल यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट, जो अब भी प्रिपरेशन करते हैं उनके भी 90s में आ जाते हैं। ठीक है, बट करना आपको ही है बच्चे, करना आपको ही है, कोई दूसरा आपका काम नहीं करने वाला। अच्छा, तो कमिंग सैटरडे लेट्स टेक इट ऑफ फिनॉल एंड ईथर्स बेटा। Phenol and ethers. Alcohols I've taken, phenol and ethers. Only reactions, only reactions. कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ क्वेश्चन नहीं आएगा। फिनॉल के रिएक्टेंट्स लिखे होंगे, प्रोडक्ट भर दो। ईथर का रिएक्टेंट लिखा होगा, प्रोडक्ट भर दो। ओनली रिएक्शंस। गॉट इट बच्चे? ठीक है, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।